वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग कर्नाटक के तृतीय युद्ध की चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, कर्नाटक में कुल 3 युद्ध लड़े गए थे जो कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुए थे। अतः कर्नाटक के युद्ध को आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध और कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कर्नाटक के तृतीय युद्ध के बारे में। देखिए, ये 1756 से लेकर के 1763 तक चला था। अगर बात की जाए इसका कारण क्या था तो कारण यहीं पर समझ लेते हैं। इसका कारण था यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध। यूरोप में 7 वर्ष के लिए युद्ध चला था, 56 से लेकर 63 तक। तो इसी का प्रभाव भारत में भी देखने के लिए मिलता है। आपने कर्नाटक के प्रथम और द्वितीय युद्ध में भी देखा था कि उत्तराधिकार का ही उसका प्रमुख कारण था। उत्तराधिकार के कारण ही वे युद्ध हुए थे। इसका कारण क्या था? यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध। इसके बाद इसकी समाप्ति कब होती है? 1763 में पेरिस के संधि के तहत इसकी समाप्ति होती है। और दोस्तों, साथ ही साथ कर्नाटक के तृतीय युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में फ्रांसीसियों का वर्चस्व पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो चलिए समझते हैं क्या होता है। देखिए, यहाँ पे दिया है पांडिचेरी की संधि अस्थायी थी। देखिए, पांडिचेरी की संधि की अगर बात करेंगे तो पांडिचेरी की संधि 1755 में होती है, 1754 में होती है, माफ कीजिएगा। यह कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के परिणाम स्वरूप होती है। देखिए, यह अस्थायी मतलब उसमें यह फैसला लिया गया था कि अब फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स आपस में युद्ध नहीं करेंगे, वो सिर्फ व्यापार करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या, यह अस्थायी थी क्योंकि इसका अनुसमर्थन दोनों देशों की सरकारों द्वारा किया जाना था। लेकिन इसी बीच 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया, जिससे पुनः अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के विरोध में आ गए और 1757 ईस्वी में एक दूसरे के स्थानों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। देखिए, 1756 में क्या होता है कि इनमें विरोध होता है, आपस में मतभेद होता है और 1757 में युद्ध चालू हो जाते हैं। दक्षिण में फ्रांसीसियों ने त्रिचनापल्ली को लेने का असफल प्रयत्न किया। देखिए, त्रिचनापल्ली की अगर बात करेंगे तो त्रिचनापल्ली आपने कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में देखा था कि मोहम्मद अली, जो कि अनवरुद्दीन का बेटा होता है, वो त्रिचनापल्ली में छिपता है। यहाँ पे घेरा किया जाता है और इसके बाद चांदा साहब की मृत्यु हो जाती है आरकाट में जाकर के। तो ये सब आपने कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में समझ रखा है। परंतु कर्नाटक के अधिकांश भागों पर उनका अधिकार हो गया। देखिए, होता क्या है कि त्रिचनापल्ली तो नहीं ले पाते, लेकिन कर्नाटक का अधिकांश भाग फ्रांसीसियों के अधिकार में चला जाता है। 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने चंद्रनगर, बालासोर, कासिम बाजार तथा पटना की फ्रांसीसी फैक्ट्रियों पर अधिकार कर लिया। देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है कि 1757 में ना जो अंग्रेज होते हैं चंद्रनगर, बालासोर, कासिम बाजार, पटना, यहाँ सब कब्जा कर लेते हैं। देखिए, 1757 की अगर बात करेंगे ना तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अभी हम भले ही कर्नाटक का युद्ध पढ़ रहे हैं, 1757 में अंग्रेज प्लासी का युद्ध लड़ चुके होते हैं। अब प्लासी का युद्ध लड़ चुके तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अंग्रेज सत्ता की या ब्रिटिशर्स की शक्ति इस समय क्या रही होगी, है ना। युद्ध का वास्तविक आरंभ 1758 ईस्वी में तब हुआ जब फ्रांसीसी सरकार ने काउंटर डी लाली, है ना, काउंटर डी लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी प्रदेशों के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों से युक्त अधिकारी नियुक्त किया। देखिए, होता क्या है कि जो फ्रांसीसी सत्ता होती है, फ्रांस से क्या होता है, काउंटर डी लाली को भेजा जाता है कि पूरी तरीके से भारत से ब्रिटिशर्स का सफाया कर दिया जाए, है ना। अब क्या होता है, काउंटर डी लाली देखिए 1758 ईस्वी में फोर्ट सेंट डेविड जीत लेते हैं। अब देखिए, फोर्ट सेंट डेविड जीत लेते हैं। काउंटर डी लाली की जो मतलब इच्छा होती है या फिर उसका जो उत्साह होता है वो 7वें स्थान पर चला जाए, मतलब एकदम 7वें इस आसमान पर चला गया। लेकिन काउंटर डी लाली अभी ब्रिटिशर्स शक्तियों से अनजान है। क्यों? क्योंकि वो 1757 के प्लासी युद्ध को जीत चुके हैं। अब इसके पश्चात उसने मद्रास को घेर लिया, लेकिन अंग्रेजी नौसेना के आने के कारण उसे घेरा उठाना पड़ा। देखिए, वो मद्रास पर जाता है लेकिन मद्रास में उसे हार का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, सीधी सी बात है, अगर काउंटर डी लाली अटैक कर रहा है तो अंग्रेज भी अटैक करेंगे। अब 1760 में क्या होता है कि वांडीवास का युद्ध होता है। इस डेट को याद रखिएगा, 22 जनवरी 1760 को वांडीवास का युद्ध होता है ना। यही कर्नाटक का मतलब तृतीय युद्ध का जो निर्णायक युद्ध होता है, ये वांडीवास का युद्ध होता है। चलिए आगे समझते हैं क्या होता है। देखिए, तीसरे कर्नाटक युद्ध का निर्णायक युद्ध 22 जनवरी 1760 को तमिलनाडु के वांडीवास या वांडावासी में अंग्रेजों द्वारा जीता गया। मतलब जो निष्कर्ष रहा, परिणामी युद्ध रहा, उसको कौन जीता है? अंग्रेज जीतते हैं। देखिए, अंग्रेज जनरल आयरे कोटे ने काउंटर डी लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया एवं मार्कस डी बूसी, ये देखिए, ये बूसी वही है जिसने कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में मुजफ्फर जंग की हत्या की थी। आपने देखा था ना, वहां पे 3 लोग थे, नासिर जंग, मुजफ्फर जंग और सलावत जंग।
नासिर जंग युद्ध में मारा जाता है, अंबुर के युद्ध में। और इसके बाद क्या होता है कि जो मुजफ्फर जंग होता है उसकी हत्या भूसी कर देता है और सलावत जंग को हैदराबाद का निजाम बनाते हैं। तो देखिए यहीं पे क्या होता है कि जो अंग्रेजी जनरल था आयरे कोटे है ना, ये क्या करता है, भूसी को क्या करता है, बंदी बना लेते हैं। फिर 16 जनवरी 1761 को आत्मसमर्पण किए जाने से पूर्व 8 महीने तक लाली द्वारा वीरतापूर्वक पुडुचेरी की रक्षा की गई। मतलब देखिए ये जो आत्मसमर्पण कर रहा है 16 जनवरी 1761 को बूसी ने मतलब काउंटर डी लाली ने आत्मसमर्पण किया, लेकिन इससे पहले वो पूरी तरीके से 8 महीने तक पुडुचेरी की रक्षा करता है, मतलब अंग्रेजों के सामने हार नहीं मानता है। लेकिन अंततः 16 जनवरी 1761 को वो हार मान लेता है और आत्मसमर्पण करता है। पुडुचेरी, जिंजी और माहे पर अपना वर्चस्व खो देने के पश्चात भारत में फ्रांसीसी शक्ति अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गई थी। देखिए पुडुचेरी, जिंजी, माहे, कराईकल ये सब फ्रांसीसियों के हाथ से निकल जाते हैं और फ्रांसीसी सत्ता एकदम कमजोर हो जाती है। अब और आगे बढ़ते देखते हैं क्या होता है। देखिए लाली मतलब यहाँ पे लैली लिखा है, आप याद रखिएगा। लाली को युद्धबंदी के रूप में लंदन ले जाने के पश्चात फ्रांस के सुपुर्द कर दिया गया, जहां उसे कैद किया गया एवं वर्ष 1766 में मृत्युदंड दे दिया गया। मतलब जो काउंटर डी लाली होता है उसे कैद किया जाता है, बाद में मृत्युदंड दिया जाता है 1766 में। भारत में अंग्रेजों की सफलता का कारण अंग्रेजों का बंगाल विजय से प्राप्त धन संपदा और जनशक्ति थी। देखिए बंगाल विजय मतलब वही जो प्लासी का युद्ध है। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा जाता है। यहाँ पर इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बंगाल का कुछ क्षेत्र पूर्णतः अंग्रेजों के प्रभुत्व में आ जाता है। इसी के साथ अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति फ्रांसीसियों की नौसेना की तुलना में बेहतर थी। देखिए जो नौसेना के मामले में आपने देखा था, कर्नाटक का प्रथम युद्ध जब हुआ था तो डुप्ले वहां पर भी निकोलस मार्श के साथ संधि करना चाहता है। शुरू में पत्र लिखता है कि हम लोग आपस में युद्ध ना करें, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी नौसेना काफी मजबूत थी। अब चलिए हम लोग बात करते हैं पेरिस की संधि। देखिए पेरिस की संधि क्या है, इसी संधि के तहत कर्नाटक के तृतीय युद्ध की समाप्ति की घोषणा होती। तो पेरिस की संधि होती 1763 में। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच पेरिस संधि पर हस्ताक्षर होते ही 1763 ईस्वी में सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो जाता है। इस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों को भारत स्थित उनके सारे कारखाने वापस कर दिए गए, लेकिन अब उनकी न तो किलेबंदी की जा सकती थी और न ही सैनिक वहां डेरे डाल सकते थे। देखिए इस पेरिस की संधि में यह फैसला होता है कि जो फ्रांसीसी बस्तियां हैं, मतलब जो फ्रांसीसी क्षेत्र हैं, वो उनको वापस कर दिया जाएगा, लेकिन अब वो वहां पर न तो किलेबंदी करेंगे और न ही सैनिक रखेंगे। अब समझिएगा, न तो सैनिक रखेंगे और न ही किलेबंदी करेंगे, मतलब पूरी तरीके से इनका अधिकार समाप्त हो गया। आगे क्या है देखिए, फ्रांसीसी अब सिर्फ व्यापारी का कार्य कर सकते थे, मतलब अभी पूर्णतः व्यापार कर सकते थे और कुछ नहीं। आगे क्या है, तृतीय कर्नाटक युद्ध निर्णायक साबित हुआ। युद्ध में पराजय के फलस्वरूप भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना के सारे अवसर नष्ट हो गए। अब वे मात्र व्यापारी रह गए थे। तो देखिए कर्नाटक के 3 युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो फ्रांस था, फ्रांस पूरी तरीके से अपना साम्राज्य स्थापित करने के रेस से बाहर हो जाता है। यहां पर ये क्लियर हो गया कि अब ब्रिटिशर्स क्या होंगे, मतलब आगे बढ़ेंगे। देखिए आप देखेंगे कि 1763 ईस्वी में यहाँ पर इन्हें बाहर किया जा रहा है। इससे पहले ही आप अभी देखे थे ना वेदरा के युद्ध में, वेदरा या चिंसुरा का युद्ध बोल दीजिए, वहां से डच को भी बाहर कर दिया गया था। तो डच भी बाहर हो चुके हैं और फ्रांसीसी भी बाहर हो चुके हैं। अब ब्रिटिशर्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कर्नाटक का तीसरा युद्ध रहा, जिसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है। इससे पहले कर्नाटक का प्रथम और द्वितीय युद्ध हम लोग समझ चुके थे। तो चलिए कर्नाटक के तीनों युद्ध को यहाँ पर हम लोग एक साथ रखते हैं। देखिए अगर बात करेंगे कर्नाटक के प्रथम युद्ध की, तो ये हुआ था 1746 से लेकर के 1748 तक। ठीक, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए जो जो मुख्य बिंदु है उसे याद कीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 1748 तक चला था। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, जो कि आपने पीछे पढ़ रखा है। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध इसका कारण होता है ना। इसमें जो प्रमुख युद्ध लड़ा गया था, ये लड़ा गया था सेंट थोमे या फिर अडेयार का युद्ध। इसको भी याद रखिएगा, सेंट थोमे, ये सेंट है, ट से टमाटर है ना, सेंट थोमे या फिर अडेयार का युद्ध ये लड़ा जाता है ना। और इसकी जो संधि होती है, मतलब इसकी जो समाप्ति होती है, ये 1748 में एला सॉपल के संधि के तहत इसकी समाप्ति होती है। तो प्रथम युद्ध से बस इतनी सी चीजें याद रखिएगा। प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, 46 से 48 के मध्य। कारण क्या था, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। इसमें जो प्रमुख युद्ध था सेंट थोमे या फिर अडेयार का युद्ध अदमार नदी के किनारे लड़ा गया था। 1748 में एला सॉपल की संधि होती है, जिसके तहत इस युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद अगर द्वितीय युद्ध की बात करेंगे, तो कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध था ये लड़ा गया 1749 से लेकर के 1754 तक। ये इसकी अवधि थी। इसका प्रमुख कारण था हैदराबाद और कर्नाटक का उत्तराधिकार युद्ध। हैदराबाद या फिर कर्नाटक का मतलब दोनों हैदराबाद और कर्नाटक दोनों का उत्तराधिकार युद्ध।
इसके अंत में क्या होता है, देखिए इसका अंत कैसे होता है, इसका अंत होता है पांडिचेरी की संधि के तहत, जो कि 1754 में की जाती है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें यह फैसला लिया जाता है कि जो ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी अब भारत में सिर्फ व्यापार करेंगे, किसी के आंतरिक मामलों में इनका हस्तक्षेप नहीं होगा। इसके बाद क्या होता है, तीसरे युद्ध की बात कर, देखिए यहाँ पे युद्ध का नाम याद रखिएगा, कुछ युद्ध है। अंबूर का युद्ध 1749 में, इसको याद रखिएगा। त्रिचनापल्ली का घेरा और आरकाट का घेरा, इसे भी याद रखिएगा। कर्नाटक के तृतीय युद्ध की बात करेंगे तो अभी अभी आपने समझा है 1756 से लेकर के 1763 तक ये 7 वर्षों तक चला था। इसका कारण था यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध। और इसकी जो संधि होती है, इसकी संधि होती है पेरिस की संधि 1763 के तहत, मतलब इसकी समाप्ति होती है। और इसमें लड़ा गया प्रमुख युद्ध कौन सा होता है, इसमें लड़ा गया प्रमुख युद्ध है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास के युद्ध के परिणाम स्वरूप या फिर इसके अंत होने पर फ्रांसीसियों का वर्चस्व पूरी तरीके से भारत के साम्राज्य स्थापना के क्षेत्र में समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये कर्नाटक के युद्ध में को हम लोगों ने पूरी तरीके से डन कर लिया। अब कल से हम लोग देखेंगे जेम्स प्रथम द्वारा भेजे गए राजदूत या फिर दूत। ठीक, अब इसकी कहानी हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।